दोस्तों हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट के देनों या फिर योगदान का परीक्षण करें। क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के देनों का परीक्षण करें या फिर नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान का परीक्षण करें। क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। इसको आप लोग VBI मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इससे पहले दोस्तों हम नेपोलियन के उत्थान के बारे में बता चुके हैं, नेपोलियन के पतन के बारे में बता चुके हैं। ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए करा दिया जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट के देनों या फिर उनके योगदान का परीक्षण करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं हम लोग इसके परिचय को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दें कि ये जो आपका हिस्ट्री मेजर 9 है, इसके लिए हम कंप्लीट तैयारी करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर पहले से बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो जाके देखिए किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से यहाँ पर बताया जाता है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, परिचय को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ पर जो आप टाइम देख रहे हैं 1769 से लेकर के 1821, ये पूरा इसका जीवन काल है। 1821 में जब इसकी मृत्यु होती है तब का ये समय दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सेनानायक, कुशल प्रशासक तथा आधुनिक यूरोप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शासक था। ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता फैल गया था, आर्थिक संकट और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी यहाँ पर। ऐसे समय में नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में सत्ता संभाली और अपने प्रशासनिक कौशल, सैन्य प्रतिभा तथा सुधारवादी नीतियों के माध्यम से फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। ये क्या है, एक सेनापति था। ठीक है। जो नेपोलियन है वो एक सेनापति था पहले, लेकिन जब देश में अराजकता फैल गया, अस्थिरता फैल गया, तो लोगों को एक कह सकते हैं ताकतवर रक्षक का जरूरत था, एक राजा का जरूरत था। और उस टाइम में सभी का जो नज़र है वो नेपोलियन पर ही था, क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया को हराया था। ठीक है। और भी बहुत सारे देशों को हराया था, तो सभी का नज़र उस टाइम में उसी के ऊपर था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उसने केवल युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि प्रशासन, न्याय, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज के क्षेत्रों में भी अनेक ऐसे सुधार किए जिनका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। इन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, जो नेपोलियन था इन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता बल्कि बहुत सारे सुधार भी किए हैं। ठीक है। प्रशासन के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में बहुत सारे इन्होंने सुधार भी किए हैं। इसलिए इतिहास में नेपोलियन को एक महान विजेता के साथ साथ आधुनिक यूरोप का निर्माता भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि नेपोलियन एक महान विजेता है, वर्णन करें। क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है, तो आप सेम आंसर लिखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख योगदान कि इसके द्वारा क्या क्या योगदान दिया गया है फ्रांस के लिए। ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने फ्रांस के लिए क्या क्या योगदान दिया है। तो पहले तो इसके द्वारा योगदान दिया गया वो है प्रशासनिक सुधार। इसके द्वारा प्रशासन में बहुत ज़्यादा सुधार किए गए हैं। इससे पहले जो शासक था लुईस वेल्वा, ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि बेकार राजा था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके टाइम में जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। बहुत ही मतलब कह सकते हैं अव्यवस्था फैला हुआ था। जब ये आया तो इसने बहुत सारे सुधार किए। जो नेपोलियन है, जब ये इसने सत्ता संभाला तो बहुत ज़्यादा इन्होंने सुधार किए हैं। तो पहला जो सुधार है वो है प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित और सुदृढ़ बनाना था। दोस्तों अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो लिस्ट हम बना दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि क्रांति के बाद प्रशासन पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया था। क्रांति जब हुआ था उसके बाद जो प्रशासन वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया था, मतलब तहस नहस हो गया था। नेपोलियन ने पूरे देश को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में बांटा तथा प्रत्येक विभाग में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। अब इसने क्या किया, जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं इसको अलग अलग बांट दिया गया और वहाँ पर एक योग्य अधिकारी को रखा गया। ठीक है। उसने अधिकारियों की नियुक्ति जन्म या फिर वंश के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर की। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया तथा शासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया। अब योग्यता पर आधार पर क्या है, तो जो अधिकारी उसका नियुक्ति करने लगे। ऐसा नहीं कि जो पादरी वर्ग है उसको बैठा दिया या फिर जो कुलीन वर्ग है उसको बैठा दिया। जो योग्य है उस व्यक्ति को वहाँ पर बैठाया गया ताकि व्यवस्था से चल सके, सब कुछ अच्छे से चल सके। उसके प्रशासनिक सुधारों से फ्रांस में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा जो इसका योगदान है वो है नेपोलियन संहिता, जिसको बोलते हैं सिविल संहिता या फिर नेपोलियन संहिता इसके द्वारा जारी किया गया। उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। नेपोलियन का सबसे महान और अस्थायी योगदान 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता थी। पहले क्या है, तो यहाँ पर 5 लोग मिलकर के शासन करते थे।
पूर्णतः अगर हम लोग बात करें युद्ध करना या फिर शासन के रूप में इसका शुरुआत, तो ये 1804 में ही करता है। इससे पहले 1799 से लेकर के अब तक ये सिर्फ सुधार तक ही काम करता है, ठीक है, सिर्फ सुधार तक ही ये काम करता रहता है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि नेपोलियन का सबसे महान और अस्थायी योगदान 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता थी। इससे पहले फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कानून लागू थे, जिससे न्याय व्यवस्था में असमानता थी। जिससे क्या है, तो न्याय व्यवस्था में असमानता थी। मतलब कहा जा रहा है कि फ्रांस में जो विभिन्न क्षेत्र थे उसमें अलग अलग कानून लागू थे। मतलब अलग जो क्षेत्र है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये पूरा फ्रांस है, तो ये वाला क्षेत्र में अलग कानून, ये वाले क्षेत्र में अलग कानून, ये वाले क्षेत्र में अलग कानून, इसको हटाया गया, ठीक है। और पूरे फ्रांस में क्या, तो एक जैसा कानून की व्यवस्था लागू किया गया। नेपोलियन ने पूरे देश के लिए एक समान कानून लागू किया। इस संहिता में कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, निजी संपत्ति की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों को मान्यता दी गई। सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर सभी को समान न्याय प्रदान किया गया। जो सामंती विशेषाधिकार थे, मतलब सामंत लोग को पहले विशेषाधिकार प्राप्त था, जो पादरी वर्ग के लोग थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया और समान न्याय प्रदान किया गया। अब जितने भी लोग होंगे सभी को बराबर न्याय मिलेगा, सभी को बराबर समान कह सकते अधिकार मिलेगा। बाद में इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड सहित अनेक देशों ने इसी संहिता से प्रेरणा लेकर अपने कानून बनाए। इसलिए इसे आधुनिक नागरिक कानून का आधार माना जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या है, तो आधुनिक नागरिक कानून का आधार माना जाता है। अगला हम लोग इसका योगदान या फिर इसका देन को देखते हैं कि इसके द्वारा क्या योगदान दिया गया है। आर्थिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा है। नेपोलियन ने फ्रांस की कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनेक सुधार किए। उसने कर व्यवस्था को सरल और व्यवस्थित बनाया ताकि करों की सही ढंग से वसूली हो सके। पहले क्या है, तो सिर्फ तृतीय वर्ग से टैक्स वसूला जाता था और जो द्वितीय वर्ग या फिर जो प्रथम वर्ग है उससे कोई टैक्स वसूला नहीं जाता था। तो इन सब चीज़ों को हटा करके जो नेपोलियन, उसने कर व्यवस्था को सरल और व्यवस्थित बनाया ताकि करों का सही ढंग से वसूली हो सके। भ्रष्ट अधिकारियों पर नियंत्रण लगाया गया तथा सरकारी आय में वृद्धि की गई। 1800 ईस्वी में फ्रांस के बैंक की स्थापना की गई। फ्रांस में कई सारे बैंकों का स्थापना किया गया, जिससे मुद्रा व्यवस्था मजबूत हुई और व्यापार को बढ़ावा मिला। उसने कृषि, उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित किया तथा सड़कों, पुलों और नहरों का निर्माण कराया। इन सुधारों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत हुई। आज के टाइम में आप जो व्यवस्था देखते हैं, टैक्स का जो व्यवस्था है या फिर जो नए नए सड़कों को देखते हैं, पुल का, नहरों का निर्माण देखते हैं, उसी टाइम में 1800 ईस्वी में ही क्या है, तो नेपोलियन के द्वारा फ्रांस में सारे काम करवा दिए गए थे, ठीक है। इसलिए ये देश आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। आगे जो इसके द्वारा सुधार किया गया है उसको देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने क्या किया, बहुत सारे सुधार किए हैं। नेपोलियन का विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है। इसलिए उसने शिक्षा व्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में लाया। अब क्या है, पहले क्या है, तो लोग पढ़ाई नहीं करते थे, ठीक है, मतलब शिक्षा लेते थे वो भी धार्मिक शिक्षा जो पादरी लोग दिया करते थे। अब क्या है, इसको राज्य के नियंत्रण में ले आया गया। पूरे देश में विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई तथा तकनीकी और सैन्य शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। जो तकनीकी और सैन्य शिक्षा है उसको विशेष महत्व दिया गया। योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर दिए गए। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि योग्य प्रशासक, सैनिक और नागरिक तैयार करना भी था, जैसा प्लेटो का था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं सिर्फ शिक्षा देकर के सिखाना नहीं बल्कि उसको एक योग्य नागरिक बनाना, एक प्रशासक बनाना, एक अच्छा सेना बनाना भी उद्देश्य था। उसके शिक्षा सुधारों ने फ्रांस में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भी नींव रखी। और ये जो नेपोलियन के द्वारा शिक्षा में सुधार किए गए, उसने फ्रांस की जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उसका नींव रखा। आज के टाइम में इसी तरह का व्यवस्था है फ्रांस के शिक्षा में। पांचों जो इसके द्वारा सुधार किया गया है, जो योगदान हुआ धर्म के क्षेत्र में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्च और सरकार के बीच गहरा संघर्ष उत्पन्न हो गया था। नेपोलियन ने 1801 ईस्वी में पोप के साथ मतलब समझौता करके इस विवाद को समाप्त किया। इस समझौते के अनुसार कैथोलिक धर्म को सम्मान दिया गया, जो कैथोलिक धर्म था उसको सम्मान दिया गया। अब ये कैथोलिक धर्म क्या है, पोप क्या है, इस सब चीज़ के बारे में हम पहले से जब 1789 का क्रांति पढ़ा रहे थे उसी टाइम बता चुके थे, जाके एक बार देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन चर्च को राज्य के अधीन रखा गया। पादरियों की नियुक्ति पर सरकार का प्रभाव बना रहा। इस नीति से धार्मिक शांति स्थापित हुई और जनता का विश्वास सरकार में बढ़ा। मतलब हम आपको पहले बताया था कि जो जो पादरी लोग उसको सरकारी नौकर बना कर रख दिया गया, सिर्फ सरकारी पादरी बना कर रख दिया, उनको वेतन मिलने लगा। अब वो सरकार से फैसले नहीं ले सकता था, ठीक है। तो इस तरह से धर्म में भी सुधार इसके द्वारा किया गया। अगला जो यहाँ पर हम लोग सुधार देखेंगे, जो योगदान देखेंगे, वो सैन्य सुधार एवं विजय। सैन्य में इसका सुधार किया गया। नेपोलियन विश्व के महानतम सेना नायकों में से एक था। उसने सेना को आधुनिक बनाया, अनुशासन बढ़ाया तथा नई युद्ध रणनीतियाँ अपनाई।
उसकी नेतृत्व क्षमता के कारण फ्रांस ने ऑस्ट्रिया, फरसा, इटली तथा अन्य यूरोपीय देशों पर विजय प्राप्त की। बहुत सारे देशों पर मतलब लगभग पूरे यूरोप पर इसने क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया था। जब ये हारा, ठीक है, जब ये हारा, उसके जब नेपोलियन हारा तो एक बार फिर से ये उठा था। उसके बारे में अलग से क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पर बताने का जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ समय के लिए लगभग पूरा यूरोप नेपोलियन के प्रभाव में आ गया, ठीक है। कुछ समय के लिए क्यों कहा जा रहा है ऐसा बात, क्योंकि ये जो नेपोलियन है उसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, सारे देशों पर इसने कब्जा कर लिया था। उसकी सैन्य सफलताओं ने फ्रांस की प्रतिष्ठा को विश्व भर में बढ़ाया और उसे यूरोप की सबसे शक्तिशाली शक्ति बना दिया। तो सैन्य सुधार एवं विजय के रूप में इन्होंने बहुत सारे क्या तो सुधार किए हैं। अगला इनका जो योगदान है वो राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इनके द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी किया गया है। नेपोलियन का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, लेकिन उसके अभियानों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। यूरोप के जो विभिन्न देश हैं, ठीक है, उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना विकसित, मतलब अपने देश के प्रति भावना विकसित होने लगा। जर्मनी और इटली ऐसे अनेक छोटे छोटे राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा जागृत हुई। ये जो आप इटली या फिर जर्मनी देख रहे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि एक पूरा देश है, ये पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। तो इनके अंदर में क्या है, तो राज्यों को लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा जागृत हुई। आगे चलकर यही भावना जर्मनी और इटली के एकीकरण का आधार बनी। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन ने आधुनिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। तो आज जो आप लोग ये नक्शे में देखते हैं इटली और जर्मनी को, वो हमेशा से ऐसा नहीं था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। बाद में इसका एकीकरण किया गया, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। जर्मनी का एकीकरण का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इटली का एकीकरण कैसे हुआ इसके बारे में आपको बहुत जल्द बता देंगे। 8वां नंबर में हम लोग इसका योगदान जो देखेंगे वो है क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रसार। इसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रसार किया, मतलब फैलाया। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को यूरोप के अनेक देशों तक पहुंचाया। जहाँ जहाँ उसकी विजय हुई वहाँ सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। जहाँ जहाँ भी जिस भी क्षेत्र को ये जीतता था वहाँ पर विशेषाधिकार को समाप्त कर देता था और जो सामंती व्यवस्था उसको समाप्त कर देता था। कानून के समक्ष समानता और योग्यता के आधार पर पद देने की परंपरा को बढ़ावा मिला। इससे यूरोप में आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक विचारों का प्रसार हुआ। तो इस तरह से क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रसार इसके द्वारा किया गया है। नेपोलियन का ये क्या है, देन है। अगला जो इसका योगदान है वो है आधुनिक राज्य की स्थापना। इसने आधुनिक राज्य की स्थापना की है। नेपोलियन ने फ्रांस में ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसमें प्रशासन, न्याय, वित्त, शिक्षा और सेना सभी संगठित रूप से कार्य करते थे। उसने योग्यता के आधार पर नियुक्ति, उत्तरदायी प्रशासन और केंद्रीकृत शासन प्रणाली को विकसित किया। आधुनिक राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा आज दिखाई देती है उसके विकास में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका। मतलब आज के टाइम में जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है, ठीक है, कि आज के टाइम में जो हम लोग राष्ट्र देखते हैं किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था है, वो उसी टाइम उसका नींव डाल दिया गया था नेपोलियन के द्वारा। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेपोलियन की कुछ सीमाओं को देख लेते हैं कि नेपोलियन के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए, बहुत सारे योगदान दिए गए, लेकिन इससे कुछ सीमाएं भी थी। कहा जा रहा है कि यद्यपि नेपोलियन के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उसकी कुछ नीतियाँ आलोचना का विषय बनी। उसने लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया, प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया तथा स्वयं को सम्राट घोषित कर निरंकुश शासन अपनाया। इसने देश में बहुत सारे सुधार किए, लेकिन इसने क्या किया, खुद को 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1804 ईस्वी में इसने क्या किया, खुद को शासक घोषित कर लिया। इससे पहले ये सिर्फ क्या है, तो मतलब देश को चलाने वाला, जैसे 5 लोग मिलकर के देश चलाते थे, तो उसमें से एक ये था, ठीक है। फिर उसको 3 भागों में बांट दिया गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में। तो जो प्रथम में होता था वही उसी के पास पूरा शक्ति होता था। तो प्रथम में कौन था, नेपोलियन था। तो इसके पास अभी क्या है, इसने खुद को शासक घोषित कर लिया और अपने तरीके से जो शासन व्यवस्था वो चलाने का और पूरे साम्राज्यवादी विस्तार को इसने अपनाया। कहते हैं जो साम्राज्यवादी विस्तार मतलब कि अपने देश को छोड़ करके अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसको क्या किया, इसने अपनाना शुरू किया, हड़पना शुरू किया, ठीक है। तो इसकी कुछ सीमाएं थी। उसकी अत्यधिक साम्राज्यवादी नीति के कारण यूरोप में लगातार युद्ध होते रहे। 1812 ईस्वी का रूस अभियान और 1815 ईस्वी का वाटरलू का युद्ध उसकी सबसे बड़ी असफलताएं सिद्ध हुई। अंततः उसकी महत्वाकांक्षाएं उसके पतन का कारण बनी। और जब 1812 ईस्वी को, ठीक है, उसने रूस का अभियान किया और 1815 ईस्वी का वाटरलू का युद्ध हुआ, तब जाकर के इसने क्या किया, पूरी तरीके से ये हार गया और इसको फिर बाद में कैद कर लिया गया और वहीं पर जाकर इसका मृत्यु हो गया। एक बार तो ये 1812 ईस्वी में हारा, ठीक है, मतलब असफल रहा था। इसका जो अभियान था रूस के लिए वो असफल रहा था, लेकिन ये इसको कैद किया गया, इसको हराया गया। उसके बावजूद फिर से एक बार भाग के आ गया था, छूट के आ गया था और फिर से वाटरलू का युद्ध हुआ। उसके बाद इसको हराया गया संपूर्णतः और फिर उसको कैद किया गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई।
जिसके बारे में अलग से आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जो हम लोग वाटर रूल वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर रूल वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक छोटा सा आप लोग दोस्तों निष्कर्ष जरूर लिख लीजिए कि नेपोलियन बोनापार्ट एक महान विजेता, कुशल प्रशासक और आदर्शवादी सुधारक था। ठीक है, दूरदर्शी सुधारक था, आदर्शवादी नहीं, दूरदर्शी सुधारक था। उसने प्रशासन, न्याय, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सेना तथा कानून के क्षेत्र में ऐसे सुधार किए जिन्होंने फ्रांस को आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उसकी नेपोलियन संहिता आज भी विश्व के अनेक देशों की कानूनी व्यवस्था का आधार मानी जाती है। यद्यपि उसकी साम्राज्यवादी नीति और अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसके पतन का कारण बनी, फिर भी उसके सुधारों और योगदानों के आधुनिक यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक विकास को नई दिशा प्रदान की। कहा जा रहा है कि उसके बावजूद भी उसके जो सुधार किए गए, जो योगदान दिए, उसने आधुनिक यूरोप के राजनीतिक को, सामाजिक और प्रशासनिक विकास को नई दिशा प्रदान की है। तो इस तरह से जो हम लोग कुछ नेपोलियन के द्वारा जो भी योगदान दिए गए थे, नेपोलियन के द्वारा जो भी देन था, उसके बारे में हमने समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर अच्छे समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।